हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर का क्लास लेकर के आए हैं। जो स्कोप है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहते हैं, और इसे हिंदी में बोला जाता है बाल विकास या फिर मानव विकास। ठीक है, तो इसके बारे में फ्रेंड्स आज हम सभी लोग मिल करके अपना पेपर 3 यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी है, जिसे हम लोग रचनात्मकता का विकास भी बोलते हैं, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे हमारे। ठीक है, देखिए एक हम इंट्रोडक्शन क्लास डाले थे फ्रेंड्स इसका, यानी कि थर्ड पेपर का, वो आप सभी लोग देखिएगा ज़रूर से। ठीक है, और जो डेली के डेली अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस इसके भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी देखिएगा, क्योंकि देखिए जो थर्ड पेपर आप लोगों का है वो आप लोगों का 4 मार्च को है। ठीक है, यानी कि 28 फरवरी को आप लोग का फर्स्ट पेपर है। सेकेंड इसके बाद आप लोगों का 1 मार्च को सेकेंड पेपर है, और 4 मार्च को थर्ड पेपर है, और फोर्थ पेपर जो है वो आप लोग का 6 मार्च को लास्ट पेपर होगा। ठीक है, तो फोर्थ पेपर का भी हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं आप लोगों को, उसी से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन करके आएंगे। अभी और भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को थर्ड सेमेस्टर की पूरी पूरी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, और आने वाली आगामी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस भी इसी चैनल पर चलेंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम के जरिए। ठीक है, सबको शेयर करिए, और आई होप लाइक सब्सक्राइब आप सभी लोग किए ही हों, यानी कि किए होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस क्या पूछता है, यानी कि जो आपका थर्ड पेपर है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास। तो इसमें देखिए एक आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सृजनशील बालकों की विशेषताएं बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि बाल्यावस्था में सृजनशीलता की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। यानी कि आप लोगों को बताना है कि जो सृजनशील बालक होते हैं, यानी कि जो क्रिएटिव बालक होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषता बताना है। और आप लोगों को सृजनशीलता की, यानी कि बाल्यावस्था में सृजनशीलता की अभिव्यक्ति, यानी कि जो बाल्यावस्था में बालक होता है वो अपने क्रिएटिविटी को कैसे अभिव्यक्त करता है, किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है, इसके बारे में आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों को हेडिंग डालना है सृजनशील बालकों की विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सृजनशील बालकों की विशेषताएं हेडिंग डालनी है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, 2-3 लाइन। इसके बाद आप लोगों को पॉइंट वाइज करना है, सृजनशील बालकों की विशेषताएं के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम आप लोगों को बताएंगे फ्रेंड्स कि बालकों की विशेषताएं के बारे में कैसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोग पहले स्टार्ट करिएगा कि ऐसे, यानी कि इस प्रकार से लिखना है कि सृजनशील बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन का मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों ने उनकी अनेक विशेषताओं का पता लगाया है। कुछ प्रमुख विशेषताओं को नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप लोग पॉइंट 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है, जितने भी आप लोग हेडिंग्स इसमें डाल सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उसको डाल करके आपको सृजनशील बालकों की विशेषताएं के बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर हेडिंग डाला है पहला, कि वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, यानी कि जो सृजनशील बालकों की विशेषताएं हैं, वो पहला विशेषता है आप लोगों का वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। इसमें देखिए क्या होता है, जो सृजनशील बालक होता है वो वातावरण में विद्यमान समस्याओं के प्रति सजग होता है। ठीक है, वह दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण की जानकारी रखता है तथा अधिक से अधिक सूचनाओं को एकत्र करने में रुचि लेता है। यानी कि जो वातावरण के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि यानी कि जो बालक सृजनशील होते हैं, ठीक है, वो जो भी यानी कि उनके वातावरण में जो भी समस्याएं होती हैं उसके प्रति वो पहले से ही सजग होते हैं। ठीक है, और वो जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों की जानकारी रखता है। और यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यानी कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो अधिक से अधिक सूचनाओं को एकत्र करने में रुचि रखता है। ठीक है, उसको सूचनाओं को एकत्र करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हेडिंग है फ्रेंड्स, वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, और सेकंड इसमें आपका हेडिंग हो जाएगा पहल शक्ति। देखिए पहल शक्ति क्या होती है, इसके अंतर्गत आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं पहल शक्ति में, कि सृजनशील बालक के भीतर किसी कार्य के लिए पहल करने की भावना होती है। वह इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि जब अन्य व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करे तभी वह उस दिशा में आगे बढ़ेगा। वस्तुतः वह किसी अन्य व्यक्ति के निर्देशन का मोहताज नहीं होता है। पहल करने की शक्ति,
सॉरी, पहल शक्ति क्या होती है? यानी कि जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो किसी भी कार्य के लिए पहल करने की उसमें भावना होती है। यानी कि कोई भी कार्य वो सबसे पहले ही करना स्टार्ट कर देता है। वो किसी का भी वेट नहीं करता है, इंतज़ार नहीं करता है कि पहले कोई व्यक्ति करेगा उसके बाद हम किसी कार्य को करेंगे, ठीक है? वो खुद से ही, क्योंकि वो बच्चा क्रिएटिव होता है, वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, इसलिए वो किसी का भी मोहताज नहीं होता है। जो भी उसको कार्य करना रहता है वो सबसे पहले पहल कर देता है, ठीक है? तो पहल शक्ति के बारे में आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या था? वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। सेकंड था आपका पहल शक्ति और थर्ड पॉइंट है आपका आत्मविश्वास, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आत्मविश्वास में क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए थर्ड पॉइंट है आप लोग का सृजनशील बालकों की विशेषताएं में आत्मविश्वास। यानी कि जो बालक, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सृजनशील बालक अन्य लोगों से आगे बढ़ जाने का आत्मविश्वास रखता है, ठीक है? यानी कि वो खुद पे इतना विश्वास रखता है कि वो अन्य लोगों से आगे बढ़ सकता है, ठीक है? इतना विश्वास देखिए आप लोगों के भी अंदर होना चाहिए कि नहीं, हमारे एमए के यानी कि एग्जाम से में मेरा इतने नंबर आएंगे, और उसी हिसाब से आप सभी लोगों को अपनी तैयारी को जारी रखनी चाहिए, ठीक है? आगे है कि वह साहसी होता है और कठिन समय में संकट का सामना करने की इच्छा रखता है। विशेष रूप से सृजनशील बालकों के मौलिक विचारों और दृष्टिकोणों की उसके विद्यालय की शाय, और कुछ अध्यापक भी हंसी उड़ाते हैं, यानी साथी और जो कुछ अध्यापक होते हैं वो भी हंसी उड़ाते हैं, ठीक है? ऐसी स्थिति में विकसित आत्मविश्वास के कारण सृजनशील बालक अपने भीतर दृढ़ता बनाए रखता है। यानी कि जैसे क्या होता है कि जो बच्चा क्रिएटिव होता है, जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है, उसको अपने आप पे इतना ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है? कि वो मौलिक विचारों और दृष्टिकोण की उसके विद्यालय जो साथी होते हैं और जो कुछ अध्यापक होता है उसकी हँसी तो उड़ाते ही हैं, लेकिन जो उस स्थिति में बच्चा होता है, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, वो अपनी सृजनशीलता, यानी कि जो अपने भीतर उसके जो यानी कि आत्मविश्वास के कारण जो सृजनशीलता होता है, वो बालक अपनी दृढ़ता बनाए रहता है, आत्मसंयम बनाया रहता है, ठीक है? वो किसी को कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो करके दिखाता है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर इतना आत्मविश्वास होता है, बच्चा सृजनशील होता है, बच्चा क्रिएटिव होता है, बच्चा प्रतिभाशाली होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आत्मविश्वास आप सभी लोगों के अंदर होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में हम सफल हो जाएँगे। चाहे कोई आप लोग के आस-पास के पड़ोस लोग, ठीक है? या फिर आपके दोस्त मित्र कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप लोगों को किसी की बातों में नहीं आना है, ना कि डगमगाना है, ठीक है? देखिए, जो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके हज़ारों दुश्मन होते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो उसका मित्र होता है, ठीक है? वो मित्र तो मित्र होता ही है, लेकिन अच्छा मित्र है तो आपको बना देगा, यदि बुरा मित्र है, ठीक है? आपसे जलता है, तो वो आपको बिगाड़ भी सकता है, पूरी की पूरी तरह आपको नष्ट कर देगा। इसलिए दोस्ती सबसे हिसाब से रखिए आप लोग, ठीक है? कब दोस्ती आप लोगों की दुश्मनी में बदल जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए, ओके? चलिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स स्वतंत्रता की चाह, ठीक है? स्वतंत्रता की चाह में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी समूह में कार्य करने की अपेक्षा किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से, यहाँ पर स्वतंत्र होगा, ठीक है? स्वतंत्र रूप से करना अधिक पसंद करता है, दूसरों का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं होता। यानी कि जो बच्चा क्रिएटिव होता है, ठीक है, वो कोई किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करना चाहता है, उसे किसी दूसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होता, और ना ही चाहता है वो कि हमारे लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, ठीक है? ऐसा बहुत ही बार होता है, जैसे आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा फॉर एग्जाम्पल होता होगा कि आप लोग कुछ करते होंगे, तो कई लोग एडवाइस देते होंगे, ठीक है? लेकिन क्या होता होगा कि आप लोग कभी-कभी उनकी बातों में आ जाते होंगे, कभी-कभी उनको आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुझे सबकी बात सुननी है लेकिन करना अपने मन से है, ठीक है? आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, और जो भी करिए वो स्वतंत्र रूप से करिए, ठीक है? और सभी लोग क्रिएटिव बनिए, ठीक है? प्रतिभाशाली बनिए, क्रिएटिव बनिए, करके सीखिए, अपना खुद से कार्य करिए, ठीक है? किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के बातों में आकर के किसी के हाव-भाव से प्रभावित होने की ज़रूरत है। आप लोग स्वतंत्र रहिए और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करिए, ठीक है? तो यहाँ पर स्वतंत्रता की चाह किसको होती है? जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये विशेषताएँ होती है कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करना चाहता है, वो दूसरे का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है? और जो लोग दूसरे का, यानी कि जो लोग हस्तक्षेप करते हैं उसके लाइफ में, ठीक है? वो या तो हमेशा उसके मित्र ही बने रहेंगे या तो फिर दुश्मन ही बन जाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग भी किसी को लाइफ में भी इंटरफेयर ना किया करिए, ठीक है? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, खुद का पढ़ाई करिए, खुद को देखिए, दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके? देखिए थोड़ा-सा जैसे क्या होता है, खुद से यदि रिलेटेड आप लोग एग्ज़ाम्पल लेंगे ना, तो टॉपिक तैयार करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है? 5वां है जोखिम उठाने की क्षमता, ठीक है?
देखिए, जोखिम उठाने की क्षमता में कहा गया है कि जो सृजनशील बालक होता है वो उन कार्यों के लिए साहस सरलता से जुटा लेता है जिन्हें दूसरे लोग कठिन या असंभव समझते हैं। वह अपनी सफलता पर दूसरों की स्वीकृति की परवाह नहीं करता। उसे यह भी चिंता नहीं रहती कि दूसरे लोग उसके कार्यों या फिर दृष्टिकोणों की आलोचना करते हैं। यानी कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है, जो सृजनशील बच्चा होता है, वो उन्हीं सभी कार्यों को अपने साहस और सरलता जुटा लेता है करने के लिए, ठीक है, जिन्हें दूसरे लोग कठिन या फिर असंभव समझते हैं। कुछ लोग होते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, ठीक है? लेकिन जो क्रिएटिव बच्चा होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, ठीक है, सृजनशील बच्चा होता है, वो उस कार्य को करने के लिए तुरंत यानी कि सरलता से साहस जुटा लेता है और वो अपनी कार्य सफलता से दूसरों की स्वीकृति की परवाह नहीं करता है, ठीक है? कि कोई हमें कहेगा तभी हम ये कार्य करेंगे। जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो खुद से कार्य अपना करने लगता है, ठीक है? और उसे ये भी चिंता नहीं होता है कि दूसरे लोग हमारे मज़ाक उड़ाएँगे, ठीक है? आलोचना करेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। जो बच्चा क्रिएटिव होता है, वो किसी भी जोखिम को उठाने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आसानी से और साहसपूर्ण तुरंत तैयार हो जाता है। ठीक है? तो जोखिम उठाने की क्षमता आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक सृजनशील बालक में जोखिम उठाने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। ओके? और 6 पॉइंट है विचारों में प्रगतिशीलता। देखिए, बहुत ही अच्छे पॉइंट है, आप सब लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? 6वां पॉइंट है आपका विचारों में प्रगतिशीलता। देखिए, इसके अंतर्गत कहा गया है कि सृजनशील बालक के विचार परंपराओं से नहीं बंधे होते बल्कि प्रगतिशील विचारों का होता है। प्रगतिशील विचारों के कारण ही वह नए नए प्रयोगों में हाथ डालता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। यानी कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसके जो विचार होते हैं वो प्रगतिशील होते हैं, ठीक है, प्रगतिशील होते हैं। वो किसी भी कार्य को करने से यानी कि घबराते नहीं हैं, ठीक है, परंपराओं से बंधे नहीं होते हैं और अपनी प्रगतिशील विचारों के कारण ही वह नए-नए प्रयोगों के हाथ यानी कि प्रयोगों में हाथ लगाते हैं और अंततः वह सफलता भी प्राप्त करते हैं। देखिए, आप केवल बैठ रहे हैं, बैठ के सोचने से ही आप सफलता नहीं पा जाएँगे, ठीक है? जब उस कार्य को खुद करेंगे, 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, लेकिन 5वें बार में आपको होना तय है, ठीक है? इसलिए जो सृजनशील बच्चा होता है, जो क्रिएटिव होता है, वो हार नहीं मानता, वो करते जाता है, बार-बार हाथ लगाएगा, कभी न कभी तो सफलता मिलेगा और लास्ट में उसे सफलता तय है कि मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? इसलिए कभी-कभी यानी कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ये निशानी सबसे अच्छी होती है सृजनशील बच्चों में, ठीक है? कि वो हार नहीं मानते हैं। यहाँ पर विचारों में प्रगतिशीलता आप देख लिए। 7वां है त्रुटियों की स्वीकारोक्ति, ठीक है? यानी कि जो भी अपनी गलतियाँ होती है वो अपने गलतियों को स्वीकार लेते हैं, ठीक है? तो इसमें आप इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं कि जो सृजनशील बालक होता है वो अपनी त्रुटियों को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार वे अपने विचारों में लचीलेपन तथा उदारता का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, ठीक है? लेकिन गलती मान लेने से इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है? या फिर किसी को माफ़ कर देने से इंसान छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है। आपसे गलती हुई है तो आपको ज़रूरी है कि आप जिससे यानी कि जिसके लिए आप गलत बोले हैं या फिर जिसके लिए आप गलत किए हैं उससे एक बार सॉरी ज़रूर बोल दें, ठीक है? सॉरी बोल देने से व्यक्ति नीचा या फिर ऊँचा नहीं हो जाता है, ठीक है? छोटा-बड़ा उसमें कुछ नहीं होता है। तो जो बच्चा देखिए क्रिएटिव होते हैं वो अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे कुछ लोग ऐसे क्रिएटिव होते नहीं हैं, ठीक है? उनको क्या होगा वो अपनी गलती को मानते ही नहीं है। जो वो कहेंगे उनको लगेगा ये सही है। लेकिन जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो सोचता है कि नहीं हाँ, ये गलत है तो गलत है और वो अपनी गलतियों को स्वीकार भी कर लेता है, ठीक है? तो इस प्रकार से त्रुटियों की स्वीकारोक्ति किसमें होती है? सृजनशील बालकों की मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषताएँ होती हैं, ठीक है? चलिए, 8वां पॉइंट है आपका व्यवस्था के प्रति असंतोष। देखिए, जो व्यवस्था के प्रति असंतोष है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो सृजनशील बालक होता है वो आम तौर पर आम तौर से गलत नियमों और लालच होगा ना? लचर व्यवस्था आम तौर से गलत नियमों और लचर व्यवस्था से, ठीक है, लचर व्यवस्था से असंतुष्ट रहते हैं। यानी कि कोई भी जो गलत नियम होते हैं या फिर गलत व्यवस्थाएं होती हैं उससे वो असंतुष्ट रहते हैं और उनका विरोध करने में कहीं हिचकते नहीं हैं, ठीक है। यानी कि जो व्यवस्था के प्रति असंतोष, यानी कि जो बच्चा क्रिएटिव होता है, यानी कि जो बच्चा सृजनशील होते हैं, वो आमतौर से यदि कहीं पर भी वो गए हैं, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है या फिर कोई गलत रूल बनाए गए हैं या फिर वहाँ का कुछ गलत अच्छा व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो वो उससे संतुष्ट रहते हैं और उनका विरोध करने में हिचकिचाते नहीं, वो तुरंत बोल देते हैं, नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है? और ऐसे ही लोग देखिए सबके नज़र में खराब भी हो जाते हैं, यानी कि जो लोग सही बोलते हैं ना, वही लोग आज के डेट में गलत हो जाते हैं। और जो गलत बोलता है, वो केवल अपनी गलतियों से आवाज़ में, यानी कि उसकी आवाज़ में इतनी बुलंदी होती है कि वो सच को दबा देता है। लेकिन
सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, ठीक है? आज आपने कहा है किसी को सच तो भले ही सुनने वालों को बुरा लगेगा। देखिए सच कड़वा होता है, ठीक है? लेकिन जो सृजनशील बच्चा होता है वो सच कहने में कभी भी कतराते नहीं हैं, ठीक है? या फिर हिचकते नहीं हैं, वो तुरंत बोल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सृजनशील बालकों की विशेषताएँ थी वो 8 पॉइंट थे, ठीक है? आठों मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। पहला था वातावरण के प्रति संवेदनशीलता, सेकंड था पहल शक्ति, तीसरा था आत्मविश्वास, चौथा था आपका स्वतंत्रता की चाह और पाँचवाँ था जोखिम उठाने की क्षमता, छठवाँ था विचारों में प्रगतिशीलता, सातवां पॉइंट था त्रुटियों की स्वीकारोक्ति और आठवां पॉइंट था व्यवस्था के प्रति असंतोष, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को सृजनशील बालकों की विशेषताओं के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बाल्यावस्था में सृजनशीलता की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में सृजनशीलता जो होता है उसकी अभिव्यक्ति बच्चा किस प्रकार से करता है बाल्यावस्था में, ठीक है? तो इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे, ओके? सबसे पहले देखिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है वो वातावरण पर निर्भर होता है, ठीक है? जैसा आप लोग वातावरण देंगे उसी प्रकार से बच्चा सृजनशील होगा, ठीक है? और यह क्षमता बालकों में छोटी आयु से ही विकसित होने लगती है, इसलिए विद्यालयों में बच्चों से कुछ ऐसे कार्य कराए जाने हैं जिनके माध्यम से उनके भीतर निहित सृजनशीलता विकसित हो सके, ठीक है? देखिए यहाँ पर गिलफोर्ड और टारंस यानी कि ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है? इन लोगों ने भी बालकों पर सृजनशीलता के परीक्षणों को करके यह पाया कि वे विविध कार्यों में अपनी सृजनशीलता की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि कई कार्यों में अपने सृजनशीलता की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और बाल्यावस्था में मुख्य रूप से बालक जिन रूपों और कार्य क्षेत्र में अपनी सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है वे निम्नलिखित है। तो देखिए जो बाल्यावस्था में मुख्य रूप से जो बालक जिन रूपों और अपने कार्य क्षेत्रों में सृजनशीलता यानी कि सृजनात्मक क्षमता जो प्रदर्शन कर सकता है वो किस किस क्षेत्र में कर सकता है। सबसे पहले तो होता है वो कला के क्षेत्र में, ठीक है? पहला पॉइंट होगा आपका कला के क्षेत्र में जो बच्चा सृजनशील बच्चा है वो अपनी सृजनशीलता का अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है? किसमें? कला के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में किस प्रकार से करता है चलिए देखते हैं। देखिए कुछ विद्वानों का मत है कि जो कला है वो एक क्रिया, कौशल, ज्ञान के अतिरिक्त कल्पना भी है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है, जो कला है वो एक कल्पना भी है और कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वो उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है। यानी कि जो कलाकार आकृतियों की रचना करता है वो उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है। कला के रूप में कलाकार के मन के भाव की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए कला केवल कला न होकर अभिव्यक्ति होती है। यानी कि जो कला के रूप में कलाकार के मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है? इसके लिए कला केवल कला न होकर के एक अभिव्यक्ति होती है। कला में कल्पना का प्रयोग अनिवार्य रूप से रहता है, ठीक है? अतः कला को कल्पना के सहयोग से नवीन सृष्टि और आंतरिक अनुभूति को व्यक्त करने वाली क्रिया माना जाता है। यानी कि कला को कल्पना के सहयोग से, ठीक है? आप फॉर एग्जाम्पल कला बना रहे हैं तो कुछ न कुछ आप कल्पना जरूर करते हैं, ठीक है? उसी कल्पना सॉरी कहाँ गया, ठीक है? उसी कल्पना का प्रयोग अनिवार्य रूप से रहता है। यानी कि जो कला को कल्पना के सहयोग से जो नवीन सृष्टि और आंतरिक अनुभूति होती है, ठीक है? यानी कि जो आप लोग अनुभव करते हैं, ठीक है? उसको व्यक्त करने वाली एक क्रिया माना जाता है किसको? कला को, ठीक है? तो कला के यानी कि कला के क्षेत्र में भी कला से भी कुछ लोग होते हैं जो अपने मनोदशा, ठीक है? यानी कि जो उनके आंतरिक भाव है उसको अभिव्यक्त कर सकता है एक बच्चा, ठीक है? कला के माध्यम से। दूसरा है नाटक अभिनय क्षेत्र। पहला तो आपको कला के क्षेत्र में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? आई होप आप आ भी गया होगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट है नाटक अभिनय क्षेत्र। थोड़ा-सा इसके बारे में ज़्यादा है, समझने के लिए केवल हमने ज़्यादा पॉइंट्स लिए हुए हैं, ठीक है? दूसरा है नाटक अभिनय का क्षेत्र। देखिए नाटक अभिनय का क्षेत्र में क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो बाल्यावस्था है इसमें सृजनशीलता की अभिव्यक्ति एक दूसरा क्षेत्र नाट्य कला है जिसमें भाग लेकर बालक अभिनय करना सीखता है। बिल्कुल सही बात है, भाग लेता है बालक जिसका भी अभिनय करना रहता है, ठीक है? वो अभिनय करना सीखता है और स्कूलों में देखिए नाटकों का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है, ठीक है? कुशल निर्देशन पाकर बालक अच्छा अभिनय कर लेता है। उन्हें मानवीय भावनाओं और अनुभूतियों को अच्छे से अच्छे ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास हो जाता है। नाटक खलनायक की भूमिकाओं में उन्हें अंतर्दृष्टि विकसित कराई जाती है, ठीक है? और आधुनिक सिनेमा या फिर सीरियलों में कार्य करने वाले सफल पात्रों को आधारभूत प्रशिक्षण विद्यालय की नाटक मंडली या थिएटरों में ही हुआ होता है। अतः बाल्यावस्था में सृजनशीलता के उचित प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के लिए चित्रकला की ही भांति नाटकों का महत्व स्वीकार किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है आपसे सेकंड पॉइंट में। पहला तो आपका था कला के क्षेत्र में, सेकंड है आपका नाटक अभिनय का क्षेत्र। यानी कि जो बाल्यावस्था में बालक होता है वो क्या करता है, नाटक के माध्यम से अभिनय करके अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। अपने अपने जो उसको जो अभिव्यक्त करना होता है वो नाटक के माध्यम से करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो नाटक अभिनय करके वो अपने अभिव्यक्ति को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है आपका संगीत नृत्य का क्षेत्र। अब देखिए संगीत नृत्य का क्षेत्र में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें देखिए है कि बाल्यावस्था में सृजनात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति का एक अन्य क्षेत्र संगीत नृत्य का क्षेत्र है, ठीक है। विचारकों का विश्वास है कि संगीत मानवता को ईश्वर और प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। संगीत और नृत्य को ललित कला कहा गया है क्योंकि इनमें सौंदर्य कूट कूट कर भरा है, ठीक है। संगीत और नृत्य से मनुष्य को अभूतपूर्व आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कुछ लोग गणित और विज्ञान की तुलना में कला और संगीत का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, ठीक है। और कुछ विद्यालयों में संगीत और नृत्य की नियमित कक्षाएं चलाई जाती है। विशेष रूप से बालिकाएं संगीत और नृत्य विषयों की शिक्षा ग्रहण करती हैं। इन विषयों की शिक्षा द्वारा भी बालिकाओं की सृजनशीलता को विकसित और प्रदर्शित होने का अवसर मिलता है। जिन बालिकाओं की इन विषय में रुचि होती है उन विषयों में वे अलग से भी विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और समय समय पर प्रतियोगिताओं तथा संगीत एवं नृत्य के आयोजनों में सम्मिलित होकर अपनी क्षमता को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग क्या समझे। पहला तो आपका था कला के क्षेत्र में, सेकंड आपका किसके क्षेत्र में था फ्रेंड्स, नाटक अभिनय के क्षेत्र में, ठीक है। और थर्ड है आपका संगीत नृत्य के क्षेत्र में जो बाल्यावस्था में बालक या फिर बालिकाएं होती है वो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकती है, ठीक है। यानी कि संगीत नृत्य का क्षेत्र। देखिए जो बाल्यावस्था में फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। उनको कोई भी चीज सिखाई जाती है वो तुरंत ही सीख लेते हैं। और कुछ बालकों में क्या होती है, उनको नृत्य और संगीत की रुचि होती है। अब प्रेजेंट टाइम में आप सभी लोग देखते होंगे हिंदी मीडियम में तो उतना कहीं डांस की क्लासेस बहुत कम चलते हैं, फिर भी बहुत जगह चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखेंगे तो हर कॉलेज हर स्कूल में नृत्य सिखाया जाता है, यानी कि डांस और सिंगिंग, ठीक है, ये दोनों ही सिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा डांस करते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छे किसी की गाने की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर उनको अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि विषय विशेषज्ञ से, यानी कि डांस विशेषज्ञ से, ठीक है, सॉन्ग विशेषज्ञ से, इस प्रकार से उनको अलग से क्लास दिया जाता है। तो जिसमें वो निपुण हो जाते हैं और जो अपनी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति, यानी कि जो बच्चा क्रिएटिव होता है, ठीक है, वो किसी भी फंक्शंस में आपने यानी कि भाग लेकर के अपने जो उनके क्रिएटिव है, यानी कि जो वो सृजनात्मकता है वो अपने क्रिएटिव को, अपनी बुद्धि को, ठीक है, अपनी जो प्रतिभाशाली क्षमता है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करते हैं माध्यम से किसके, कोई भी कॉलेज में जो फंक्शन होता है उसके माध्यम से डांसिंग करके और गाना गा करके, ठीक है। तो ये आपका संगीत नृत्य का क्षेत्र हो जाएगा। लास्ट होगा फ्रेंड्स आपका चौथा साहित्य का क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए साहित्य का क्षेत्र में कैसे जो बाल्यावस्था में सृजनशीलता होती है उसको कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। इसमें देखिए कहा गया है कि जो उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के बालकों की सृजनात्मक क्षमता कदाचित साहित्य के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रकार की अभिव्यक्ति पाती है। साहित्यिक सृजन व्यक्ति के परिवेश एवं अनुभूतियों पर आधारित होता है। एक सफल लेखक अथवा कवि इस प्रकार साहित्य को प्रस्तुत करता है कि पाठक, ठीक है, कोई भी पाठक को उनसे सहज ही जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। और साहित्य के क्षेत्र में सृजनशीलता का लक्ष्य सर्वथा नवीन और भौगोलिक लेखन होगा, ठीक है। यहाँ पर भौगोलिक आप लोग देख लीजिएगा, भौगोलिक लेखन होता है। साहित्यिक क्रियाकलाप में निबंध और कहानी लिखना, कविता की रचना करना तथा व्याख्यानमाला में भाग लेना सम्मिलित है। कहानियों और कविताओं की रचना में बालकों के मौलिक विचारों और ऊंची कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है। किसी साहित्यिक रचना
कविता या फिर कहानी के लिए कोई बालक जितना अधिक मौलिक शीर्षक और जितनी अधिक नवीन शैली का प्रयोग करता है, वह उतना ही अधिक सृजनशील माना जाता है। यानी कि जो बालक जितना ही अधिक नवीन शैली का यानी कि नए-नए शैलियों का प्रयोग करता है, ठीक है? वो उतना ही अधिक सृजनशील माना जाता है। आगे है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उसके पास उपयुक्त शब्दों के चयन और शब्द प्रवाह की क्षमताएँ भी अपेक्षित है। बालक क्रमशः इन सभी गुणों का अर्जन अभ्यास द्वारा करता है। यानी कि शब्द प्रवाह की जो क्षमताएँ होती हैं, वो बालक क्या कि अपने सभी गुणों के अर्जन अभ्यास के द्वारा करता है। यानी कि जो भी उसके अंतर्गत गुण पाए जाते हैं, वो अभ्यास के द्वारा ही पाए जाते हैं, ठीक है? आगे है कि साहित्य की इन सभी विधाओं में पृथक-पृथक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। इनमें भाग लेने वाले बालकों के लिए उत्साहवर्धक होता है। जो बालक उच्च स्तर की सृजनशीलता वाले होते हैं, वो भविष्य में अच्छे लेखक, विचारक, कथाकार, काव्यकार, निपुण वक्ता बन जाते हैं। और आगे है थोड़ा-सा कि और समाज के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान अर्पित करते हैं। यानी कि देखिए जो साहित्य के क्षेत्र में बात की गई है कि जो बालक या फिर बालिका उत्तर बाल्यावस्था यानी कि जो बालक आपके 9 से 12 वर्ष की अवस्था में है, ठीक है? 12 वर्ष 13 वर्ष की अवस्था में और किशोरावस्था यानी कि 12-13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की अवस्था में जो भी बालक है यानी कि जिनमें सृजनात्मक क्षमता का जाति साहित्य के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रकार का अभिव्यक्ति पाती है, ठीक है? और जो साहित्यिक सृजन होता है वो व्यक्ति के परिवेश एवं अनुभूतियों पर आधारित होता है, ठीक है? देखिए जब आप एक सफल लेखक यानी कि कवि इस प्रकार का जो साहित्य होता है उसको प्रस्तुत करता है कि कोई भी पाठक अपने को उनसे सहज ही जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। और साहित्य के क्षेत्र में फ्रेंड्स जो सृजनशीलता होता है, ठीक है? उसका लक्ष्य सर्वथा नवीन और भौगोलिक लेखन होता है। और देखिए जो साहित्यिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें निबंध और कहानी लिखना, ठीक है? कविता की रचना करना तथा व्याख्यान माला में भाग लेना सम्मिलित होता है। और देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि जो बालक, ठीक है? जो बालक जितना ही मौलिक शीर्षक और जितनी अधिक नवीन शैली का प्रयोग करेगा, उसको साहित्य के क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा सृजनशील माना जाता है, ठीक है? और इसी प्रकार से जब कोई भी देखिए इसमें यानी कि जब कोई भी प्रतियोगिताएँ होती हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग-अलग अपने उत्साहवर्धक उनमें भाग लेने के लिए वो उत्साहवर्धक होते हैं। और जो बालक देखिए उच्च स्तर की सृजनशीलता वाले होते हैं, वो भविष्य में अच्छे लेखक बन जाते हैं, विचारक बन जाते हैं, कथाकार बन जाते हैं, काव्यकार बन जाते हैं, निपुण वक्ता बन जाते हैं, ठीक है? और समाज के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान अर्पित करते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है, ठीक है? आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो सृजनशील बालकों की विशेषताएँ हैं वो हमने 8 पॉइंट बताया है। सबसे पहला था आपका वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। देखिए हम कई बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाएँ, ठीक है? पहला क्या था? वातावरण के प्रति संवेदनशीलता, ये सृजनशील बालकों की विशेषताएँ हैं, ठीक है? दूसरा था आपका पहल शक्ति, तीसरा था आत्मविश्वास, चौथा था स्वतंत्रता की चाह और पाँचवाँ था जोखिम उठाने की क्षमता। 6 पॉइंट था आपका विचारों में प्रगतिशीलता और सातवां क्या था? त्रुटियों की स्वीकारोक्ति और लास्ट आपका 8वां था व्यवस्था के प्रति असंतोष। और इसके बाद आपका क्या था फ्रेंड्स? इसके बाद देखिए आपका था कि बाल्यावस्था में सृजनशीलता की अभिव्यक्ति, यानी कि बाल्यावस्था में आप सृजनशीलता की अभिव्यक्ति किस-किस क्षेत्र में कर सकते हैं। सबसे पहले आपका कला के क्षेत्र में बताया गया था, ठीक है? दूसरा आप लोगों को किसके क्षेत्र में बताया गया था फ्रेंड्स? पहला तो आपका कला का क्षेत्र था और दूसरा आपका था नाटक अभिनय के क्षेत्र में था, ठीक है? यानी कि बच्चे जो नाटक करके, अभिनय करके अभिव्यक्त करते हैं सृजनशीलता को, ठीक है? बाल्यावस्था में। तीसरा आपका संगीत और नृत्य के क्षेत्र में था, यानी कि बाल्यावस्था में कुछ बालक एवं बालिकाएँ जैसे उनको सृजनशीलता उसमें होते क्रिएटिव होते हैं बच्चे डांस करने में होते हैं, ठीक है? और गाने गाने में होते हैं, तो वो भी जैसे कॉलेज में जो भी फंक्शन होते हैं उसमें भाग लेकर के वो अपने सृजनशीलता को व्यक्त करते हैं, ठीक है? और चौथा आपका साहित्य के क्षेत्र में होता है। साहित्य के क्षेत्र में जब भी कोई साहित्य से संबंधित प्रतियोगिता होती है तो उसमें बच्चा उत्साहवर्धक भाग लेता है, ठीक है? और वो साहित्य के क्षेत्र में यानी कि जितना सबसे अधिक किसको यानी कि सृजनशील माना जाएगा बच्चों में, तो जो बच्चे मौलिक शीर्षक और नवीन शैलियों का प्रयोग करेंगे उनको उतना ही क्या माना जाएगा? सृजनशील बच्चा माना जाएगा बाल्यावस्था में, ठीक है? और जब भी कॉम्पिटिशन होता है, कोई भी प्रतियोगिता होती है, तो उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होकर के आते हैं, वो भविष्य में लेखक बन जाते हैं, ठीक है? अच्छे वक्ता बन जाते हैं और कथाकार बन जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार से क्या होता है
विचारक बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बाल्यावस्था में आपके होते हैं कि सृजनशीलता अभिव्यक्त करना, ठीक है? ये इन 4 क्षेत्रों में मोस्ट इम्पोर्टेंटली यानी कि अभिव्यक्त किया जाता है सृजनात्मकता बाल्यावस्था में, ओके? तो ये चारों पॉइंट आप सभी लोगों को फ्रेंड्स आई होप याद हो गए होंगे, तैयार हो गया होगा, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में 3rd पेपर के बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और कि जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कर दीजिए। देखिए पढ़ते हैं आप सभी लोग हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है? और लाइक करने में आप लोग का पैसा नहीं लगता है, ठीक है? लाइक केवल क्या होता है कि मोटिवेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर किया करिए। टाइम बहुत कम बचे हैं और हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है? मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।